हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ेंगे वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए यूनिट 10 पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम कोल जनजाति के बारे में आज पढ़ेंगे। ये जो लेक्चर है वो हमारा निर्माण आईएएस बुक से डेडिकेटेड है। आप चाहें तो उस बुक से भी पढ़ सकते हैं आप, या मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो यूनिट 10 निर्माण आईएएस बुक से सारे ही ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? कोल जनजाति पढ़ेंगे। कोल जनजाति और अन्य जनजाति, ये दो टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे, हमारा यूनिट 10 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? कोल जनजाति पढ़ेंगे पूरी तरीके से। आज के लेक्चर में कोल जनजाति कंप्लीट हो जाएगा और कल का जो लेक्चर आएगा उसमें हम अन्य जनजाति पढ़ लेंगे, जिससे यूनिट 10 हमारी तरफ से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम कोल जनजाति में पढ़ेंगे क्या। तो कोल जनजाति एक नज़र में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम कोल जनजाति का क्या देखेंगे? परिचय देखेंगे। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है? कोल जनजाति है। मुंडा समूह की प्राचीन जनजाति है। इनके पूर्वज रीवा रियासत के स्वामी थे। कोयला की खदानों में कार्य करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? कोल कहा गया है। और इनका वर्णन रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में है। तो हमने कोल जनजाति के परिचय के बारे में पढ़ा फ्रेंड्स। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन है? कोल जनजाति है। और मुंडा समूह की क्या है? प्राचीन जनजाति है। तो इस तरीके से, और इनका वर्णन कहाँ पे है? रामायण कहाँ हुआ है? रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखें प्रजाति के बारे में। तो ये कौन सी प्रजाति से हैं? ऑस्ट्रिक परिवार की प्रजाति से हैं। उपनाम अगर हम देखें तो कोलेरियन या मैक्समूलर इनका क्या है? उपनाम है। मूल स्थान रीवा के बर्दिराजा क्षेत्र के कुराली को माना जाता है। तो इनका मूल स्थान क्या माना जाता है? रीवा के बर्दिराजा क्षेत्र के कुराली को क्या माना जाता है? इनका मूल स्थान माना जाता है। जनसंख्या लगभग 11.67 लाख। प्रदेश की कुल जनजाति संख्या का कितना है? 7.6% है। तो जनसंख्या कितनी है? लगभग 11.67 लाख। प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का 7.6%। इनका मूल स्थान क्या है? तो रीवा के बर्दी राजा क्षेत्र के कुराली को इनका क्या माना जाता है? मूल स्थान माना जाता है। इनकी जनसंख्या के बारे में पढ़ें तो लगभग 11.67 लाख। इनकी जनसंख्या ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं भौगोलिक विस्तार के बारे में। तो मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र के रीवा, सीधी, सतना, शहडोल आदि जिलों में जो है कोल जनजाति पाई जाती है। तो इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ है? मोस्टली अगर हम बात करें तो पूर्वी जिलों में। शारीरिक विशेषताओं के बारे में अगर हम देखें तो शारीरिक विशेषताओं में रंग इनका काला, कद मध्यम, होठ मोटे, माथा उभरा हुआ आदि। उपजातियां अगर हम देखें तो दो मुख्य उपवर्ग हैं, रौतिया व रौतेले। तो ध्यान रखना है, कोल जनजाति की उपजाति में दो मुख्य उपवर्ग आते हैं, रौतिया व रौतले। प्रमुख उपजातियां जो हैं वो क्या है? रौतिया, दसोरा, मढ़ना, कगवारिया, कठौतिया, मवासी, ठाकुरिया, रेवरिया और बिंज अन्य क्या हैं? ये उपजातियां हैं। तो प्रमुख उपजातियों में रौतिया, दशोरा, मढ़नहा, कगवारिया, कड़ौतिया, मवासी, ठाकुरिया, रेवरिया और बिंज जो हैं ये क्या हैं? अन्य उपजातियां हैं। गांव या आवास देखें तो गांव जो हैं वो खुले स्थानों पर बसते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि गांव इनके खुले स्थानों पर बसते हैं, जिन्हें टोला कहा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो जिन क्षेत्रों में कोलों की आबादी घनी होती है उन्हें कोल्हान, और पूरा गांव कोलों का क्या कहा जाता है? कोल्हान कहा जाता है। इसके बाद सामाजिक संगठन के बारे में देखते हैं। कोल जनजाति में गांव की एक समिति पंचायत होती है। तो कोल जनजाति में क्या होता है? गांव की एक समिति होती है या क्या होती है? पंचायत होती है, जिसे क्या कहा जाता है? गोहिया कहा जाता है। अब हम बात करें तो इनके सामाजिक संगठन में सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? मुकद्दम के बारे में। मुकद्दम कौन होता है? तो मुकद्दम जो होता है वो पंचायत का मुखिया होता है। कोल जनजाति में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुकद्दम कहा जाता है। और कोल जनजाति में पंचायत को क्या कहा जाता है? गोहिया कहा जाता है। इसके बाद चौधरी, गांव या टोला का मुखिया जो होता है वो कौन होता है? चौधरी होता है। बरुआ जो होता है वो धार्मिक नेता होता है। भुइयार कौन होता है? बरुआ के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद जो होता है, जिसे ओझा या देवार भी कहते हैं। और न्योतिया, यह आमंत्रण या न्योता देने का क्या करता है? कार्य करता है। तो सामाजिक संगठन में हमने क्या पढ़ा? मुकद्दम। मुकद्दम के बाद चौधरी जो क्या होता है? गाँव या टोले का क्या होता है? मुखिया होता है, चौधरी। बरुआ धार्मिक नेता होता है। भुइयार, बरुआ के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद, इसे ओझा या देवार भी कहते हैं। न्योतिया, यह आमंत्रण या न्योता देने का क्या करता है? कार्य करता है।
इसके बाद हम भोजन के बारे में बात करें तो गरीब कोल कोदई भाजी खाते हैं। गरीब कोल जो होते हैं वो क्या खाते हैं? कोदई भाजी खाते हैं। पर्व त्योहारों पर सुआरी बनाते हैं। महुआ की मदिरा मदाइन मुख्य पेय पदार्थ है। इसके बाद इनके कोल जनजाति के वस्त्र और आभूषण के बारे में देखें तो पुरुष धोती कुर्ता एवं साफा पहनते हैं। महिलाएं धोती बंडी पहनती हैं तथा कान में ढार फूल और नाक में क्या पहनती हैं? पुलिया आदि पहनती हैं। तो ये आभूषण के बारे में हमने देखा। इसके बाद हम विवाह के बारे में देखें तो प्रमुख विवाह मंगनी विवाह सबसे अच्छा माना जाता है। राजी बाजी विवाह, विधवा विवाह आदि जो हैं ये क्या हैं? विवाह हैं। उसके बाद अगर हम विवाह में देखें, विवाह संस्कार में, तो गोड़ धोवा, शादी की बात पक्की हो जाने पर लड़की का पिता मेहमानों के क्या करता है? पैर धोता है। मगरोहन, सजन, मूढ़ा या गौरा खूटा आदि कोलों में विशेष कलात्मक विवाह क्या है? स्तंभ है। तो ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन पूछ ले, विवाह स्तंभ क्या है? मगरोहन, सजन, मूढ़ा या गौरा खूटा। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? जन्म मृत्यु संस्कार के बारे में। आसव मदाइन, प्रसव पीड़ा होने पर महिलाओं को कष्ट निवारण हेतु दी जाने वाली विशेष शराब को क्या कहा जाता है? आसव मदाइन कहा जाता है। तो ध्यान देना है, जन्म मृत्यु संस्कार में हम पढ़ रहे हैं जन्म संस्कार के बारे में। आसव मदाइन का संबंध कोल जनजाति से है। तो प्रसव पीड़ा होने पर महिलाओं को कष्ट निवारण हेतु क्या दी जाती है? विशेष शराब दी जाती है जिसे आसव मदाइन कहते हैं। बरहव किसे कहा जाता है? तो शिशु जन्म के 12वें दिन रिश्तेदारों एवं परिवार वालों को बुलाकर माता पिता सत्यनारायण भगवान की क्या करवाते हैं? कथा करवाते हैं। इसके बाद गुदना, गुदनहार, वे स्त्रियां गुदना लिखने का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। तो कोल जनजाति में गुदनहार किसको कहते हैं? उन स्त्रियों को कहते हैं जो गुदना लिखने का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। पर्व उत्सव और त्यौहार के बारे में अगर हम देखें तो हरियाली अमावस्या, नाग पंचमी, जन्माष्टमी, हरितालिका तीज, नवदुर्गा, खिचरहाई, नवाखानी आदि ये क्या है? उत्सव त्यौहार हैं। देवी देवताओं के बारे में अगर हम पढ़ें तो ठाकुर देव ग्राम देवता व ग्राम के क्या है? रक्षक हैं। बड़का देव महादेव का रूप गांव की पूर्व दिशा में स्थापित होते हैं। और घासी घमसान कोलों के क्या हैं? पूर्वज हैं। तो ध्यान रखना है, घासी घमसान कोलों के पूर्वज बड़का देव महादेव का रूप गांव की पूर्व दिशा में क्या होते हैं? स्थापित होते हैं। ठाकुर देव कौन है? ग्राम देवता व ग्राम के क्या हैं? रक्षक है। इसके बाद नृत्य एवं गान के बारे में अगर हम देखें तो हमें ये चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। तो कोल दहका, मतलब जो दहका नृत्य होता है ये इनका सबसे ज़्यादा क्या होता है? सर्वप्रिय होता है। कहरा नृत्य, सोहर गीत, कजली गीत, टप्पा गान इनसे जुड़े, कोल जनजाति से जुड़े हुए क्या हैं? नृत्य और गान हैं। क्या कौन कौन से? दहका, कहरा, सोहर गीत, कजली गीत और टप्पा गान। इनके आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें तो कोयला की खदानों में कार्य करना एवं औद्योगिक श्रमिक। भाषा एवं बोली मुंडा एवं कोल, भाषा और बोली जो है मुंडा एवं कोल भाषा। और क्षेत्रीय में अगर मतलब क्योंकि ये मध्य प्रदेश के बघेलखंड में रहते हैं, मोस्टली बघेलखंड क्षेत्र में रहते हैं, तो इनके यहाँ पे क्या देखी जाती है? बघेली बोली भी देखी जाती है। अन्य तथ्य में अगर हम देखें तो राज्य स्तरीय कोल जनजातीय विकास अभिकरण 6 जून 2011 को स्थापित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण 6 जून 2011 को क्या किया गया? स्थापित किया गया। अब हम बात करते हैं परिचय, उत्पत्ति और जनसंख्या के बारे में। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पे डिटेल्ड फॉर्म में दिया गया, तो हम इसे देख लेते हैं। यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कोल मुंडा समूह की एक अत्यंत प्राचीन जनजाति है। यह ऑस्ट्रिक परिवार की जनजाति है जिसे मैक्स मूलर ने कोल या क्या कहा है? कोलेरियन कहा है। तो ध्यान रखना है, कोल जनजाति को कोल या कोलेरियन किसने कहा है? तो किसने कहा है? मैक्स मूलर ने कहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नेतृत्व शास्त्री और समाज शास्त्रियों ने मुंडा समूह के लिए आग्नेय, ऑस्ट्रिक और कोलेरियन नाम भी दिया है। तो ध्यान रखना है, नेतृत्व शास्त्री और समाज शास्त्रियों ने मुंडा समूह के लिए आग्नेय, ऑस्ट्रिक और कोलेरियन नाम भी दिया है। मूल निवास के बारे में अगर हम देखें तो कोल जनजाति के पूर्वज रीवा रियासत के स्वामी थे। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश के कोल अपना मूल निवास रीवा जिले का फरिंदा गांव मानते हैं, जबकि मिर्जापुर के कोल अपना मूल निवास पूर्व रीवा राज्य के बर्दी राजा क्षेत्र के कुराली गांव को मानते हैं। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के कोल जो है वो अपना मूल निवास कहाँ? रीवा जिले के फरिंदा गांव को मानते हैं, जबकि मिर्जापुर के जो कोल हैं वो अपना मूल निवास पूर्व रीवा राज्य के बर्दी राजा क्षेत्र के कुराली गाँव को मानते हैं।
ये कहा जाता है कि अन्य सहोदर जनजातियों की तरह इस जनजाति के लोग गंगा की घाटी में अपना राज्य मानते हैं। वहाँ के अन्य दूसरे राजाओं ने इन्हें इनके राज्य से वंचित कर दिया, जिसके कारण ये दक्षिण के जंगलों में जाकर बस गए, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कोलना कहते हैं। इसके बाद इनकी उत्पत्ति के बारे में हम बात करें तो मुंडा समूह की एक उत्पत्ति कथा के अनुसार प्राचीन काल में उनके देवता ओटे बोरम और सिंह बोंगा ने सृष्टि रचना के लिए एक नर और नारी को क्या किया, जन्म दिया। कुछ समय बाद उनके संसर्ग से 12 पुत्र और पुत्रियों का जन्म हुआ। उनमें से ही एक क्या थे, कोल थे। तो बस ये कहने की बातें हैं जो पुराने बुक्स में एज अ मिथ फॉर्म में लिखी होती हैं। तो मुंडा समूह की एक उत्पत्ति कथा के अनुसार क्या है, प्राचीन काल में उनके देवता ओटे बोरम और सिंह बोमा ने सृष्टि रचना के लिए एक नर और नारी को क्या किया, जन्म दिया। और कुछ समय बाद उनके संसर्ग से 12 पुत्र और पुत्रियों का जन्म हुआ। उनमें से एक ही जो थे वो क्या थे, कोल थे। सिंह बोंगा के आदेशानुसार दंपतियों ने अपने खाने के लिए भोज्य सामग्री चुनी। इनमें प्रथम और द्वितीय दंपति ने अपने लिए बैल और भैंस का मांस खाने के लिए चुना, जो कोल हो और भूमिज आदि के क्या हुए, पूर्वज हुए। पौराणिक आख्यानों के अनुसार कोल भील निषाद जाति की उत्पत्ति असग के पुत्र वेन से हुई है। तो ध्यान रखना है, पौराणिक आख्यानों के अनुसार कोल भील निषाद जाति की उत्पत्ति असग के पुत्र कहाँ से हुई है, वेन से हुई है। विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण में कोलों का उल्लेख है, जिसके आधार पर कोल सोमवंश के राजा गांधार के पुत्र कोल को अपना क्या मानते हैं, वंशज मानते हैं। तो क्या कोल जो है, अगर हम बात करें विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण के हिसाब से, तो कोल जो है वो सोमवंश के राजा गांधार के पुत्र कोल को अपना क्या मानते हैं, वंशज मानते हैं। इसके बाद कोल, मुंडा, शवर, भूमिज अपने आदि पूर्वजों की उत्पत्ति भूमि से भी मानते हैं। कोल रामायण कालीन सबरी से भी अपना संबंध जोड़ते हैं और अपने को सबरी की संतान मानते हैं। महाभारत में भी कोलों की उत्पत्ति के कथा सूत्र हैं। इसके बाद कोल के नामकरण के बारे में अगर हम देखें तो कोल या मुंडा अपनी बोली में अपने सदस्यों को हर, होर, हो तथा कोरो नाम से पुकारते हैं। क्या कोल या मुंडा जो है अपनी बोली में अपने सदस्यों को हर, होर, हो और कोरो नाम से पुकारते हैं। इन शब्दों का अर्थ मानव होता है। यह संभव है कि आर्य भाषाइयों ने जब होर या कोरो शब्द सुने हो तो उन्होंने उन लोगों को कोल नाम दे दिया। संस्कृत में कोल शब्द का अर्थ शुकर होता है। यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टि से कोल की यह व्युत्पत्ति ठीक नहीं है। कोल जनजाति भी इस शब्द पर अपना विरोध प्रकट करती है। संभव है कि कोल शब्द का उद्भव मुंडारी होर या होरो से हुआ है, जिसका अर्थ है मानव, जो कालांतर में कोरो, कोलो या कोल हुआ। तो इस तरीके से हमने कोलो शब्द का अर्थ क्या पढ़ा, सुकर होता है। कुछ विचारकों का मत है कि कोल की व्युत्पत्ति कोरा या कोरार से हुई है, जो कि छोटा नागपुर के खारिया जनजाति के द्वारा मुंडा जनजाति के लिए दिया गया क्या है, संबोधन है। तो ये ध्यान रखना है बस हमें कि कुछ लोगों का मानना है कि संस्कृत में कोल शब्द का अर्थ क्या होता है, शुकर होता है। और ये कोल लोग जनजाति जो है वो भी इस चीज़ का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। कुछ लोग का मानना है कि कोल शब्द का उद्भव मुंडारी होर या होरो से हुआ है, जिसका अर्थ है मानव, जो कालांतर में कोलो या कोल हुआ। कुछ विचारकों का क्या मत है कि कोल की व्युत्पत्ति कोरा या कोरार से हुई है, जो कि छोटा नागपुर के खारिया जनजाति के द्वारा मुंडा जनजाति के लिए दिया गया क्या है, संबोधन है। इसके बाद हम बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। कोल जनजाति की संस्कृति और इतिहास क्या है, पुरातन है। कोल, भील, निषाद और सवर आदि जातियों का वर्णन रामायण कालीन और महाभारत के पांडव के वनवास के समय मिलता है। तो ध्यान रखना है, कोल, भील, निषाद, सवर आदि जातियों का वर्णन रामायण कालीन और महाभारत के पांडवों के वनवास के समय मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कोल किरातों का वर्णन अयोध्या के राजा रामचंद्र भाई लक्ष्मण व सीता जी के साथ साथ वन गमन के अवसर पर उनके चित्रकूट आगमन पर किया है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो महाभारत काल में भी एक बड़ा प्रतापी, बलशाली और मायावी कोल राजा हुआ, जो अपने कृत्यों के कारण कोल दैत्य कहलाया। गार्गी संहिता में कोल दैत्य का क्या है, उल्लेख है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या दी गई हैं, बुक से रिलेटेड दी गई हैं या जो बातें पहले कही गई हैं। बस हमें मोस्टली क्या ध्यान रखना है कि कोल जनजाति के बारे में हमें कहाँ उल्लेख देखने को मिलता है, रामायण में और महाभारत में। और
गार्गी संहिता में अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि कौन सी संहिता में या गार्गी संहिता में किस जनजाति के बारे में उल्लेख मिला है, तो कोल जनजाति का उल्लेख मिला है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई में जो अस्थिपंजर मिले थे, इनमें कोल मुंडा मुख मुद्रा वाले मानवों के अवशेष भी मिले थे। आर्यों के पूर्व कोल, किरात, नाग, यक्ष, किन्नर, कुड़िंद और खस यहाँ के क्या थे? मूल निवासी थे। आदिवासी राजा दिवोदास ने आर्यों के विरुद्ध अनेक युद्ध लड़े, ऐसे ऐतिहासिक क्या हैं? प्रमाण हैं। तो आर्यों के विरुद्ध किसने युद्ध लड़े थे? तो आदिवासी राजा दिवोदास ने लड़ा था। इसके बाद ऋग्वेद में स्वपच, चांडाल, बुक्कल, कोल्हटी, वरुण आदि कई जनजातियों के नाम आए हैं। तो ध्यान रखना है हमें, ऋग्वेद में स्वपच, चांडाल, बुक्कल, कोल्हटी, वरुण आदि कई जनजातियों के नाम आए हैं। संभवतः कोल्हटी नाम कोलों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, बाद में कोल्हटी से कोल या कोल हो गया। विंध्य क्षेत्र के राजा तुर्वस को दक्षिण पूर्व का रेवा तटवर्ती देश दिया गया, जहां आजकल क्या है? रीवा है। तो विंध्य क्षेत्र के राजा तुर्वसु को दक्षिण पूर्व का रेवा तटवर्ती देश दिया गया, जहां आजकल क्या है? रीवा है। स्मरणीय है कि तुर्वसु की 7वीं पीढ़ी के कोल राजा के वंशज कौन है? कोल हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, कुटहा यानी सीधी के एक कोल ने अपने पूर्वजों से सुनी जानकारी के आधार पर बताया कि 15वीं सदी में सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। इस युद्ध में माड़ा की कोल राजा मरनिहा ने महाराणा प्रताप के सैन्य बल से काफ़ी सहायता की। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद कोल राजा मरनिहा ने विंध्याचल की ओर प्रस्थान किया और अपने सैन्य बल पराक्रम से एक छोटे से राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी माड़ा यानी बैडन सीधी में थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो त्योथर में आज भी कोल राजा की गढ़ी है। त्योथर का नाम पहले शेरगढ़ था, कोल राजा ने यह नाम बदलकर त्योथर कर दिया। जनश्रुति है कि कोल राजा को आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी। कोल राजा की आर्थिक स्थिति क्या थी? अच्छी थी। वह अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ाना चाहता था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने बघेलखंड के ठाकुरों से रोटी बेटी का संबंध बनाने का क्या किया? प्रस्ताव किया। क्षत्रिय राजा को यह प्रस्ताव अपमानजनक लगा, अतः यहाँ के क्षत्रियों ने त्योथर के एक गांव भलुआ में रात्रि भोज में आमंत्रित कर कोल राजा का वध कर दिया। त्योथर में कोल राजा की गढ़ी आज भी खंडहर अवस्था में मौजूद है। विश्वास है कि गढ़ी में कोलैया देव निवास करते हैं, इसलिए कोलैया देव को बरी रोटी अर्पित करने की क्या है? परंपरा है। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में बात किया? हमने कोल जनजाति के ऐतिहासिक परंपरा के बारे में देखा। इसके बाद अब हम बात करते हैं जनसंख्या के बारे में। तो मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जिसकी कितनी उपशाखाएं हैं? 22 उपशाखाएं हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 11.67 लाख है, जो कुल जनजाति संख्या का 7.6% है। इसके बाद इनका भौगोलिक विस्तार अगर हम देखें तो कोल जनजाति का मूल निवास रीवा के बर्दी राजा क्षेत्र के कुराली को माना जाता है। कोल मध्य प्रदेश के विंध्य कैमूर श्रेणियों के मूल निवासी हैं। ध्यान रखना है हमें इस बात को कि रीवा के बर्दी राजा क्षेत्र के कुराली को कोल जनजाति का मूल निवास स्थान माना जाता है और इसके साथ ही कोल मध्य प्रदेश के विंध्य कैमूर श्रेणियों के मूल निवासी हैं तथा रीवा को अपनी क्या मानते हैं? रियासत बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो कोल जनजाति मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र के रीवा, सीधी, सतना, शहडोल में निवासरत है। इसके अलावा जबलपुर, राजगढ़ और मंडला में भी ये जनजाति क्या करती है? निवास करती है। शारीरिक विशेषताओं के बारे में अगर देखें तो ये काले रंग के होते हैं, इनका कद मध्यम, होंठ मोटे, माथा उभरा हुआ एवं बाल क्या होते हैं? काले होते हैं। उपजातियाँ या गोत्र के बारे में हम देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हमें यही याद रखनी है जनजातियों के बारे में। कोल जनजाति की 2 मुख्य उपजातियाँ हैं या उपवर्ग हैं। कौन कौन से? रौतिया, रौतले। इसके बाद इनके अतिरिक्त रौतिया, दशोरा, मरनहा, कगवारिया, कठौतिया, मवासी, ठाकुरिया, रेबरिया और बिंज अन्य क्या हैं? उपजातियां हैं। तो कोल जनजाति की 2 मुख्य उपजातियां रौतिया और रौतिल पढ़ा हमने, रौतिले पढ़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रौतिया, दसोरा, मरनहा, कगवारिया, कठौतिया, मवासी, ठाकुरिया, रेबरिया और बिंज जो हैं वो क्या हैं? अन्य उपजातियां हैं। कोलों में
कुर, करी, कुल या बाण की व्यवस्था है जिन्हें क्या कहा जाता है, गोत्र माना जाता है। तो कुर, करी, कुल या बाण की व्यवस्था है जिन्हें क्या माना जाता है, गोत्र माना जाता है। कोलों में मुख्य उपभेदों की संख्या 7 ही मानी गई है। तो कोलों के जो मुख्य उपभेद है यानी गोत्र जो हैं उनकी संख्या कितनी मानी गई है, 7। सर्वेक्षण के दौरान सतना, शहडोल, रीवा, सीधी, जबलपुर, जीतपुरी, मंडला, रायगढ़ में कोलों के जो उपभेद ज्ञात हो सके हैं वो इस प्रकार है। सतना जिले में कौन कौन से, सतना जिले में जो कोल जनजाति की उपजातियां पाई गई हैं वो कौन सी है, कथरिया, कुड़हा, ठकुरिया, रौतिया, खंगार, कठौतिया और कबीरहा। शहडोल में कौन है, रौतेल, ठकुरिया, चेतहा, नरझिया, कथरिया, मवासी, कुड़हा। रीवा में रौतिया, ठकुरिया, कठौतिया, कथरिया, बिंज, खंगार, खरवार। सीधी में रैतुआ, बिंज, ठकुरिया, खैरिया, मडनहा, मवासी, लोनिया। और जबलपुर में ठकुरिया, रौतिया, रौतेल, गढ़वारिया, कगवारिया, कुंदहा, दशहरा। और जीतपुरी में कौन, रौतिया। इसमें फ्रेंड्स हमें इतना ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी उपजाति निवास करती है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि कोल जनजाति की उपजातियों में हमने किन किन उपजातियों का नाम पढ़ा है। तो हम आई होप आपने ये चीज़ें देख ली होंगी। कथरिया, कुड़हा, ठकुरिया, रौतिया, खंगार, कठौतिया और कबीरहा ये कहाँ, सतना जिले में निवास करती हैं। शहडोल में रौतेल, ठकुरिया, चेतहा, नरजिया, कथरिया, मवासी, कुड़हा। रीवा में रौतिया, ठकुरिया, कठौतिया, कथरिया, बिंज, खंगार और खरवार। सीधी में रैतुआ, बिंज, ठकुरिया, खैरिया, मडनहा, मवासी, लोनिया। जबलपुर में ठकुरिया, रौतिया, रौतेल, गढ़वारिया, कगवारिया, कुंदहा, दशहरा। और जीतपुरी में कौन, रौतिया। इसके बाद हम देखें तो कोल जनजाति के उपभेदों की गणना से ज्ञात होता है कि मध्य प्रदेश के रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, जबलपुर, जीतपुरी, मंडला में सामूहिक रूप से 30 प्रकार के उपभेद हैं जिनमें 11 टोटोमिक है यथा बड़गड़ियाँ, वटवृक्ष, कठौतिया, कठौता, कथरिया, कथरी बिछाने का वस्त्र, मुंडिया, सिर टोटम, भूरा कहू और कुम्हड़िया, काशीफल, भूमर, भूमि, करपटिया एक प्रकार की घास। तो मतलब क्या होता है टोटोमिक, मतलब कि जिस भी चीज़ को देखा उसी नाम से अपना क्या बना लिया, अपनी उपजाति का नाम रख दिया। जैसे बड़गैया क्या हो गया, वटवृक्ष के आधार पर, कठौते के आधार पर क्या कर दिया, कठौतिया कर दिया, कथरी या बिछाने का जो वस्त्र होता है उसके नाम पर क्या कर दिया, कथरिया कर दिया। तो इस तरीके से 11 जो है 30 तरीके की उपजातियां पाई गई हैं जिसमें 11 जो है वो क्या है, टोटोमिक हैं। बंदी गुलाम को करियारी, लागम, खूंटा, खूंटे से हो गया, कपाट किवाड़ से हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इन जैसे गुलाम शब्द से क्या बना दिया गया, बंदी बना दिया गया, लागम से करियारी उपजाति बना दिया गया, खूंटा से खूंटा उपजाति बना दिया गया, किवाड़ से कपाट। तो इस तरीके से हमने टोटोमिक के बारे में देखा, टोटोमिक उपजातियों के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक संरचना और व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके परिवार के बारे में। कोल जनजाति के परिवारों में पुरुष को प्रधानता दी जाती है। कोल परिवार एकल और संयुक्त दोनों प्रकार के होते हैं। कोल जनजाति में महिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण माना गया है। कोल जनजाति में आर्थिक सुदृढ़ता लाने में पुरुषों की तरह महिलाओं का भी क्या है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, परिवार के बारे में। इसके बाद हम इनके सामाजिक संगठन के बारे में देखें तो कोलों में सामाजिक संगठन की संरचना बहुत ही सुव्यवस्थित है। कोल जनजाति में कई गांवों की एक समिति यानी पंचायत होती है जो विभिन्न आवश्यक उद्देश्यों को तय करती है तथा विवादों का क्या करती है, निपटारा करती है। कोल जनजातियों की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, मुकद्दम कहते हैं। पंचायत के फैसलों को न मानने वाले तथा विवादों के निपटारे के लिए दंड स्वरूप पूरे गाँव पंचों को भोज देना दंडित व्यक्ति के लिए आवश्यक है। दंड को कोल कोदई भाजी कहते हैं। यदि दंडित व्यक्ति या परिवार पंचायत के निर्णय से अप्रसन्न है तो उसकी बात सुनने के लिए पुनः पंचायत क्या की जा सकती है, बुलवाई जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो समाज के हित में कार्य करना तथा जातीय नियम बंधनों का पालन करना सभी लोगों का परम कर्तव्य है और यही कारण है कि कोल अपनी जातीय पंचायत और सदस्यों के प्रति पूर्ण आस्था तथा सम्मान रखते हैं। इसके बाद हम इनके सामाजिक संगठन में हमने पढ़ा ही है। मुकद्दम के बाद कौन होता है, मुखिया या चौधरी, मुकद्दम बरुआ, भुइयार, फिर उसके बाद ओझा, पंडा, देवार, न्यूतिया जिसे निदतिया कहते हैं और महतों का क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमें ध्यान रखना है मुकद्दम,
चौधरी, मुकद्दम बरुआ, भुइयार, ओझा, पंडा, देवार, न्यूतिहा और महतो का क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद हम चौधरी में अगर हम देखें चौधरी के बारे में, तो कोल जनजाति के में चौधरी गांव या टोला का मुखिया होता है। तो जो कोल जनजाति होती है ना, उसमें जो चौधरी होता है वो क्या होता है, गांव या टोले का क्या होता है, मुखिया होता है। ये सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। मुखिया को चौधरी, महतो या गोटिया भी कहते हैं। प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ ये सामाजिक कार्यों में भी मुखिया की अहम भूमिका होती है। मुखिया की आज्ञा के बिना ना कोई पूजन हो सकता है और ना ही कोई त्यौहार मनाया जा सकता है। इसके बाद बरुआ के बारे में देखें तो ये कोलों का धार्मिक नेता है। इसे देवी देवताओं के भाव आते हैं, इसलिए सभी कोल इनका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। यदि किसी कोल परिवार में किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो वे बरुआ से इस संबंध में सलाह मशवरा करते हैं और वह जो भी कह देता है उस पर कोल क्या कहते हैं, विश्वास करते हैं। तो हमने सामाजिक संगठन में किसके बारे में हमने पढ़ा, अभी हमने बरुआ के बारे में पढ़ा। इसके बाद भुइयार, यह बरुआ के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद है। भुइयार को कोलों में काफ़ी प्रतिष्ठा और सम्मान है। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भुइयार को कहीं कहीं ओझा, पंडा या देवार भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है, भुइयार को ही क्या नाम दिया जाता है, ओझा, पंडा या देवार। यह जड़ी बूटी, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, पूजा पाठ एवं अनुष्ठान की विधियों में पारंगत होते हैं। कहीं कहीं ये कोलों के शादी विवाह करवाने में पंडित के कार्यों का निर्वहन करता है। बरुआ के यहाँ जाने के पहले या बरुआ के अनुपस्थित होने पर रोग या बाह्य बाधा के इलाज के लिए कोल भुइयार के पास जाते हैं। यह झाड़ फूक और जड़ी बूटियों से रोगों का क्या करता है, इलाज करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि बरुआ के मतलब अगर बरुआ क्या है, अनुपस्थित है, तो लोग किसके पास जाते हैं, भुइयार के पास जाते हैं। इसके बाद न्यूतिहा, सामाजिक संगठन में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, न्यूतिहा के बारे में। कोल समाज में जन्म, छठी, बरहों, शादी या अन्य उत्सवों के अवसर पर कुटुंबियों, रिश्तेदारों और गांव के लोगों को आमंत्रण या न्योता देने का कार्य न्यूतिहा करता है। यह कार्यों में घर वालों की मदद भी करता है। न्यूतिहा कोल समाज का ही व्यक्ति होता है, कहीं कहीं न्योता देने का कार्य नाई भी करता है। अब हम कोल जनजाति के गांव या आवास के बारे में देखते हैं। तो कोलों के घर प्रायः मिट्टी, घास फूस से बने होते हैं, जिसे मड़िया या झोपड़ी कहते हैं। कोल जनजाति अधिकांशतः अपने गांव खुले स्थानों पर बसते हैं। इनके गांव को कोलिन टोला कहते हैं। जिस क्षेत्र या गांव में कोलों की आबादी घनी हो उसे क्या कहा जाता है, कोल्हान कहते हैं। तो कोल जनजाति अधिकांशतः अपने गांव खुले स्थानों पर बसाते हैं और इनके गांव को क्या कहा जाता है, कोलिन टोला। जिस क्षेत्र या गांव में कोलों की आबादी क्या होती है, घनी होती है, उसे क्या कहा जाता है, कोल्हान कहते हैं। इसके बाद अब हम कोल जनजाति के खान पान यानी भोजन के बारे में देखते हैं। तो कोल शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। ज्वार, गेहूँ, कोदो कुटकी, मिंजरी, सांवा, काकुन, धान, अरहर, मूंग, उड़द, तिली, सोयाबीन, चना, मसूर और मक्का का उपभोग करते हैं। जबकि गरीब कोल मुख्यतः कोदई भाजी खाते हैं। पर्व त्योहारों पर सुआरी यानी पूरी बनाते हैं। महुआ की मदिरा, मदाइन इनका प्रमुख पेय पदार्थ है। जन्म से मृत्यु पर्यंत देवी देवताओं के पूजन अनुष्ठान, शादी और मांगलिक अवसरों पर क्या करते हैं, मदाइन क्या है, अनिवार्य। जो मदाइन क्या होता है, एक तरह की शराब है। इसके बाद हम बात करें इनके वस्त्र और आभूषण के बारे में। तो पुरुष धोती, कुर्ता और साफा पहनते हैं। महिलाएं धोती एवं बंडी पहनती हैं तथा गले में कंठी, कानों में ढार जिसे फूल भी कहते हैं, नाक में पुलिया, हाथों में अंगूठी तथा पाँव में बिछिया पहनती हैं। इनकी सांस्कृतिक परंपराएं और मान्यताओं के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, जन्म संस्कार के बारे में। तो कोल जनजाति में अन्य जातियों की तरह लड़के का जन्म अच्छा मानते हैं तथा वंश की परंपरा बढ़ाने के लिए अनिवार्य समझा जाता है। कोल जनजाति में प्रसव को जनना कहते हैं। प्रसव काल में स्त्री को ज़्यादा दर्द या कष्ट हो रहा हो तो कष्ट निवारण हेतु कोल कभी कभी महुआ का आसव यानी मदाइन जो है वो स्त्री को क्या करते हैं, पिलाते हैं। शिशु जन्म के बाद खिड़ी यानी थैली को सोबरिया घर में गड्ढा खोदकर जच्चा स्वयं गाड़ती है। थैली सुरक्षित रखने की दृष्टि से ही इसे क्या करते हैं, गाड़ते हैं। इसके बाद बरह वगैरह देखें तो शिशु जन्म के 12वें दिन रिश्तेदार कुटुंबियों को आमंत्रित किया जाता है। नाइन जच्चा बच्चा को स्नान कराकर महावर लगाती है। बरहों के दिन शिशु की माता व उसके पिता सत्यनारायण भगवान की क्या करते हैं, कथा सुनते हैं। इसके बाद मुंडन संस्कार, जब शिशु 3 वर्ष का हो जाता है तब रामनवमी या वसंत पंचमी के दिन पास की किसी देव स्थल पर जाकर मुंडन संस्कार संपन्न किया जाता है। बच्चे की बुआ आटे की कच्ची रोटी में बालक के बाल इकट्ठा करती है और बाद में लोई बनाकर सुरक्षित स्थान पर रख देती है। बघेलखंड के कोल शारदा देवी मैहर, चंडी
चंडी देवी बटोली और घोघरा, फूलवती देवी अमहा और महादेव बाबा बढ़ौरा में मुंडन संस्कार क्या करते हैं, संपन्न कराते हैं। इसके बाद ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल फ्रेंड्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं विवाह एवं विवाह प्रथाओं के बारे में। तो कोल जनजाति में बहु विवाह प्रथा पाई जाती है। इनमें वधू मूल्य का क्या है, प्रचलन नहीं है। कोल जनजाति में मगनी विवाह, राजीवाजी विवाह व विधवा विवाह आदि प्रचलित है। मगनी विवाह को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कोल जनजाति में लड़की और लड़के वाले दोनों पक्ष द्वारा संबंध तय करने के प्रस्ताव की परंपरा मिलती है। सामान्यतः लड़के वाले ही प्रस्ताव रखते हैं। लड़के के रिश्तेदार मामा फूफा लड़की वाले के यहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर मुखिया के सामने संबंध का प्रस्ताव रखते हैं। लड़की का पिता परिवार और गांव के बुजुर्गों से सलाह मशवरा कर अपना निर्णय देता है। यदि बात पक्की हो जाती है तो लड़की का पिता मेहमानों के पैर धुलाता है, जिसे गोड़ धोवा कहते हैं। लगन पक्की हो जाने के बाद सभी देवी देवताओं को हल्दी लगे चावल से विवाह का न्योता दिया जाता है। इसके पश्चात सभी रिश्तेदारों और कुटुंबियों को आमंत्रण दिया जाता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, विवाह परंपरा में ही मांगर माटी के बारे में। तो मांगर माटी के दिन से विवाह का शुभारंभ हो जाता है और इस दिन कोल महिलाएं और कुमारी कन्याएं गीत गाती हुई सिर पर बांस की 5-7 टोकनी लेकर मांगर माटी लेने जाती हैं। सुवासा या सुवासिन क्या है, तो मिट्टी खोदकर टोकरियों में डालती हैं। कुमारी कन्याएं या विवाहित स्त्रियां मिट्टी रखी टोकरियों को सिर पर रखकर गीत गाते हुए क्या करती हैं, घर लौटती हैं। इसके बाद इस मिट्टी से मगरोहन चौतरा और 5-7 छोटे छोटे क्या किए जाते हैं, चूल्हे बनाए जाते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन क्योंकि बुक में दिया गया है इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। इसके बाद मागर माटी रस्म के बाद निश्चित तिथि को मड़वा गाड़ने का कार्य होता है। नज़दीकी 4 रिश्तेदार आंगन में 4 गड्ढा खोदते हैं। गड्ढों में भूमि का नेक डालकर मड़वा की बल्लियां गाड़ते हैं। बल्लियों के ऊपर बांस बल्लियां लगाकर जामुन डार या अन्य किसी वृक्ष की हरी शाखाओं में मंडपाच्छादन करते हैं। इसी दिन 4 सरई या गुंजा वृक्ष की लकड़ी से बढ़ई या सुबासा विवाह खम्भ मगरोहन बनाकर पंडित के निर्देशानुसार मड़वा के नीचे बीचों बीच गड्ढा खोदकर उसमें हल्दी सुपारी पैसा डालकर शुभ मुहूर्त में स्थापित करते हैं। सुवासा को मगरोहन बनाने के लिए नेक दिया जाता है। नेक में 25 से 50 रुपए और सीधा सामान दाल चावल और आटा देते हैं। मगरोहन स्थापना के बाद शुभ मुहूर्त में मड़वा के नीचे आंगन में पाट बिछाकर लड़के या लड़की को हल्दी तेल लगाया जाता है। हल्दी तेल सुवासा या सुवासिन लगाते हैं। इस अवसर पर हल्दी तेल के गीत महिलाएं गाती हैं। नहछोर चढ़ावा, कंगन बंधना, कुंवर कलेवा, परछन जैसी रस्में मड़वा में संपन्न होती हैं। विवाह संबंधी मामलों में कोई महिला एक पुरुष को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लगती है तो उन महिलाओं को कोदई भाजी की सजा दी जाती है, जिसमें उसके पूरे कोल परिवार को भोजन करवाना होता है। तो जिसमें क्या किया जाता है, उसको पूरे कोल परिवार को क्या कराना होता है, भोजन कराना होता है। क्योंकि हमने दंड स्वरूप देखा है, कोल जनजाति में यही प्रचलन है कि जिसे भी दंड दिया जाता है वो पूरे गाँव को क्या कराएगा, भोजन कराएगा, और उसे कोदई भाजी की क्या दी जाती है, सजा दी जाती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कलात्मक विवाह स्तंभ के बारे में। मध्य प्रदेश की अनेक जनजातियों में विवाह मंडप के नीचे आंगन में विवाह स्तंभ लगाने की परंपरा है। विवाह स्तंभ कलात्मक और आकर्षक होते हैं। विवाह स्तंभ को मगरोहन, मगरोही, मंगरोहन खाम, सजन मूढ़ा या गौरा खूंटा कहते हैं। तो ध्यान रखना है हमें कि कोल जनजाति में विवाह स्तंभ को क्या कहा जाता है, तो मगरोहन, मगरोही, मंगरोहन खाम, सजन मूढ़ा या गौरा खूंटा कहते हैं। मगरोहन लकड़ी से निर्मित मांगलिक प्रतीक चिन्ह है। जनजातियों में विभिन्न रूपांकरों के मगरोहन विशेष प्रकार की लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो जनजातियों में विभिन्न जो ये रूपाकारों के मगरोहन जो हैं ये विशेष प्रकार की लकड़ी से बनाए जाते हैं। चौकोर, तिकोण, अष्टकोण, जालीदार मगरोहन पर विभिन्न आकृतियां उकेर कर उसे तेल, हल्दी, कुमकुम से रंग दिया जाता है। मगरोहन जहां अनुष्ठानिक मांगलिकता प्रकट करता है, वहीं वह ग्रामीण काष्ठकला की क्या है, श्रेष्ठ कृति है। तो इस पूरी लाइन में बस हमें ये ध्यान रखना है कि विवाह स्तंभ में क्या क्या आता है, मगरोहन, मगरोही, मंगरोहन खाम, सजन मूढ़ा या गौरा खूंटा जो होता है, इसी को क्या कहा जाता है, कोल जनजाति का विवाह स्तंभ कहा जाता है।
अब हम कोल जनजाति के मृत्यु संस्कार के बारे में देखते हैं। कोल जनजाति में मृत्यु के बाद शव को जलाने, दफनाने और जल दाग देने की क्या है, प्रथा है। बच्चों एवं कम उम्र के अविवाहित की मृत्यु होने पर दफनाया जाता है। विवाहित बड़े बूढ़े स्त्री पुरुषों का अग्निदाह करते हैं। अग्निदाह के तीसरे दिन गांव के कोल तथा रिश्तेदार एकत्र होकर हाड़ खार के लिए शमशान जाते हैं। एक सफ़ेद थैली में सभी अंगों के चुने हुए हाड़ फूल एकत्र करते हैं। इस दिन मृतक के रिश्तेदार भाई काका हाड़ फूल लेकर गंगा जी में क्या करते हैं, विसर्जित करने जाते हैं। तो इस तरीके से हमने मृत्यु संस्कार देखा। अब हम बात करते हैं गुदना कला के बारे में। कोल महिलाएं गुदना प्रिय हैं। ठोड़ी, बाह, हाथ, पैर पर कोल महिलाएं एक ना एक गुदना अवश्य लिखवाती हैं। कोलों की गुदना आकृतियां अत्यधिक सुगढ़, अर्थपूर्ण और सुंदर होती हैं। गुदना आदिम जीवन के प्रतीक चिन्ह है। मरने के पश्चात यही गुदने मनुष्य की पहचान बताते हैं। गुदना लिखना और धारण करना दोनों एक जीवंत कला है। युवतियां माथे पर बिंदी, दोनों गालों पर 3-3 बिंदी, दाढ़ी में टिपकी, भुजा पर मचिया, भुजा से नीचे हाथ पर कमल फूल, मोर, मचिया, 3-3 टिपकी, हाथ की उंगलियों में 1-1 टिपकी, पंजे पर 3-3 टिपकी फूल, पैर की पिंडली पर गोंड, पैरी, पैर के अग्र भाग में बिरछा, पैर के पंजे पर बीचों बीच मचिया, पैर की उंगलियों पर 1-1 बिंदी वाली क्या गुदवाती हैं, फूल गुदवाती हैं। तो इस तरीके से क्या है, गुदना की आकृति बताई गई है कि किस तरीके का गुदना जो है वो गुदवाया जाता है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो जो स्त्रियां गोदना लिखने का काम करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें गोदनहार कहते हैं। गुदनारी दीपक से काजल बनाती हैं। काजल को पानी में घोल कर क्या करती हैं, स्याही तैयार करती हैं। इसके बाद कोल जनजाति में अगर हम बच्चों के खेल देखें तो बच्चों के खेल कौन से हैं कोल जनजाति में, लुकौड़ा मतलब आँख मिचौनी, सुटुर्रा, सोन गांठी, खोखी, अक्को बक्को, छेरी का जुगुल। ये जो है ये बच्चों के खेल है कौन से जनजाति में, कोल जनजाति में। लुकौड़ा, सुटुरा, सोन गांठी, खोखी, अक्को बक्को और छेरी का जुगुल। इसके बाद और भी खेल हैं जैसे ऊरा पूरा, पंचगोटवा, छिप्पी, चुक चुक से, गढ़ा गेंद, बादी हुड़िया, तुआ, घर घुरंदी, पुत्रा पुत्री, चाटका गोटी, अटकन चटकन, कुकरू कु, डंडारी बराती। इस तरीके से क्या है, ये सारी क्या है कोल जनजाति के बच्चों के क्या हैं, खेल हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं पर्व, उत्सव व त्यौहार के बारे में। पर्व, उत्सव, त्यौहार में देखें तो कोल उल्लास के साथ पर्व त्यौहार मनाते हैं जो उनकी अपार खुशियों और संस्कृति के क्या हैं, पोषक हैं। कोलों के मुख्य पर्व त्यौहार हरियाली अमावस्या, नाग पंचमी, जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, नवदुर्गा, दीपावली, खिचरहाई मतलब मकर संक्रांति, शिवरात्रि, होली और नवरात्रि है। हरियाली अमावस्या पर्व क्या है, तो कोल सावन के महीने में हरियाली अमावस्या का त्यौहार मनाते हैं। इस दिन कोल गेहूँ की रोटी बनाकर सभी देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। होम धूप देकर नारियल का प्रसाद बांटते हैं और सुखी जीवन की क्या करते हैं, कामना करते हैं। नाग पंचमी, इस दिन नाग देवता को दूध पिलाकर उनकी पूजा करते हैं और इस दिन हल नहीं चलाते। जन्माष्टमी, इस दिन व्रत रखते हैं और फल फूल भगवान को चढ़ाते हैं। हरितालिका तीज, इस दिन कोल महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। हिंदुली कजली गाती हैं और इस दिन कोल बेसन के भजिया और पपड़ी और महुआ की मोहरी आदि पकवान बनाकर खाते हैं। नवदुर्गा में अगर हम देखें तो चैत्र और कुंवार माह में नवदुर्गा पर्व मनाते हैं। माता के नाम से जवारे लगाए जाते हैं। 9 दिनों तक माता की भक्ति गाई जाती हैं। लोग व्रत रखते हैं और 9वें दिन या दशहरा को माता की जवारे भक्ति गाते हुए विसर्जन करते हैं। नवदुर्गा में बरुआ को दैवीय भाव आता है और वह कोलों की समस्या और रोगों का क्या करता है, निदान भी करता है। इसके बाद अगला पर्व हम देखते हैं खिचरहाई। मकर संक्रांति पर्व को कोल खिचरहाई कहते हैं। इस दिन कोल तिल्ली के तिलमा, फूटा, लाई और धान के चिवड़ा बनाते हैं। इस दिन गऊ घाट में सोन नदी के किनारे मेला लगता है। कोल इस मेले में जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, फूटा चना सोन नदी में चढ़ाते हैं और रोजी रोटी बढ़ाएं ऐसी प्रार्थना करते हैं। होली, कोल होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। होली का डांडा गाड़ते हैं। होली पूर्णिमा के दिन भुयार होली में आग जलाता है। सभी लोग फाग गाते हैं, परस्पर रंग गुलाल से एक दूसरे का स्वागत करते हैं और होली से पंचमी तक घर घर जाकर फाग गाते हैं।
वैसे कोलों में बसंत पंचमी से ही होली गीत गाए जाते हैं। प्रतिदिन रात्रि में कोल एकत्र होकर फाग गाते हैं और यह क्रम बसंत पंचमी से चैत्र की रंग पंचमी तक क्या होता है, चलता है। इसके बाद हम अगला पर्व देखते हैं नवाखानी। नवाखानी पर्व में क्या होता है, नए अनाज के आने पर यह त्यौहार मनाया जाता है। नई धान आने पर कोल सर्वप्रथम धान अपने देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। अपने पूर्वजों की स्मृति में घर में बने चौरा पर नई धानी का चावल बनाकर पूर्वजों को भोग लगाते हैं तथा होम धूप देकर उनसे शुभ कामना की प्रार्थना करते हैं। परिवार अमन चैन से रहे, फसलें अच्छी हो तथा बाल बच्चे स्वस्थ रहे, ऐसी क्या की जाती है, आराधना की जाती है। इसके बाद धार्मिक जीवन के बारे में अगर हम देखें तो कोलों में कई देवी देवता हैं जिन पर वे अटूट आस्था रखते हैं। वे किसी भी संकट में अपनी देवी देवताओं गुनिया पंडा बरुआ की शरण में आते हैं। इनके देवी देवताओं संबंधी कई मिथ कथाएं प्रचलित हैं जो उन्हें धार्मिक और आस्तिक बनाती हैं। इसके बाद हम देवी देवताओं के बारे में अगर देखें तो कोलों के देव जगत की एक लंबी श्रृंखला है। ये देवता परगट देवता के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ठाकुर देवता के बारे में। कोलों के ग्राम देवता हैं, वह ग्राम के क्या हैं, रक्षक हैं। ठाकुर देव गाँव की दैवी आपत्तियों को दूर करता है। तो ठाकुर देव जो है वो गांव की दैवी आपत्तियों को क्या करते हैं, दूर करते हैं। इसके बाद ठाकुर देव के बरुआ होते हैं जिन्हें समय समय पर भाव आते हैं। गांव में बीमारी आने पर ठाकुर देव की पूजा की जाती है। ठाकुर देव का स्थान गांव के बाहर किसी भी वृक्ष के नीचे रहता है। वृक्ष के ऊपर सफ़ेद ध्वजा फहराई जाती है। प्रत्येक पर्व त्यौहार पर ठाकुर देव की होम धूप देकर क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो हमने ये सब ठाकुर देव के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम बात करते हैं बड़का देव के बारे में। तो कोलों का विश्वास है कि बड़का देव सभी वस्तुओं में व्याप्त है, इसलिए महादेव बड़का देव के रूप में पूज्य हैं। बड़का देव या बड़ा देव की कल्पना हर जनजाति समूह में देखने को मिलती है। गांव की पूर्व दिशा में बड़का देव का स्थान रहता है। वर्ष में एक बार बड़का देव की सामूहिक पूजा की जाती है। एक चौतरा पर अनगढ़ मूर्ति के रूप में बड़का देव की स्थापना रहती है। कहीं कहीं मड़िया भी बना दी जाती है। बड़का देव सर्वशक्ति संपन्न देव हैं। ये सभी मनोकामनाओं को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। इसके बाद अहीरा बाबा मुख्यतः अहीरों के देव हैं। उनके संपर्क में रहने के कारण कोल भी क्या कह अहीरा बाबा को मानते हैं। तो मुख्यतः अहीरों के देव हैं, लेकिन उनके संपर्क में, अहीर के संपर्क में रहने के कारण कोल भी अहीरा बाबा को क्या करते हैं, मानते हैं। घर के अंदर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर घर के एक कोने में एक चौतरा बनाकर अथवा जमीन में मिट्टी के दो शिवलिंग जैसी आकृतियां बनाकर अहीरा बाबा बबाइन की स्थापना की जाती है। नवदुर्गा में इनका पूजन किया जाता है और कोलों का विश्वास है कि अहीरा बाबा उनके घर में सबसे बड़े देवता हैं। वे घर गृहस्थी और जीवन को सुखी होने का क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कोलों के देवता में घासी घमसान के बारे में। घासी घमसान कोलों के पूर्वज है। कहते हैं कि वे 6 भाई थे और आदिवासियों की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते मारे गए। एक अन्य किंवदंती है कि एक बार कोलों का पूर्वज जंगल में लकड़ी काटने गया। रास्ते में उसे बाघ मिला और बाघ ने उसे खा लिया। इसीलिए उस पूर्वज की स्मृति में चौतरा बनाकर घासी घमसान की क्या की गई, स्थापना की गई। वर्ष में एक बार उनकी पूजा की जाती है। महुआ, आम, नीम या वट वृक्ष के नीचे पश्चिम दिशा में घासी घमसान का चौतरा होता है। घमसान देव बीमारियों से गाँव की रक्षा करते हैं। कोल पुत्र की कामना, मंगल कामना के लिए घमसान देव की मानता लेते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर होम धूप देते हैं, बलि भी चढ़ाते हैं। चैत्र और कुंवार की नवदुर्गा में चौरा की लिपाई पुताई करते हैं। इसके बाद 9 दिन तक होम धूप देते हैं। 9वें दिन गेहूं के आटे से 5 रोटी बनाकर चौरा पर घासी घमसान को चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। अभी अगले देवता देखते हैं सन्यासी देव। गाँव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे चौतरा पर सन्यासी देव की स्थापना एक अनगढ़ मूर्ति या खम्भ के रूप में की जाती है। सन्यासी देव बाह्य बाधाओं, बीमारियों के गांव में प्रवेश को रोकते हैं। नवदुर्गा में सन्यासी देव का पूजन किया जाता है। त्रिशूल और चुनरी सन्यासी देवी की क्या है, पहचान है। इसके बाद वनसती देवी के बारे में बात करें। कोल वन ग्रामों में रहते हैं और वनस्पतियों के उपयोग से सदा उपकृत होते रहने के कारण संभवतः उन्होंने वनस्पतियों के प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए वनसती देवी के रूप में मानकर अपनी सच्ची श्रद्धा और आस्था प्रकट की। इसीलिए कोल जंगल पहाड़ में जाते समय और जंगली जीवों से रक्षा के लिए वनसती देवी का क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। तो वनसती देवी कौन है, जो जंगली जीवों से रक्षा के लिए कोल जनजाति की क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है, वनसती देवी कहा जाता है।
इसके बाद शारदा माई, बघेलखंड की कोल शारदा माई मैहर वाली को मानते हैं। नवदुर्गा में मैहर जाके उनके दर्शन करते हैं और मंगल कामना का आशीर्वाद लेकर घर लौटते हैं। शारदा माई के दर्शन से हमेशा घर में अमन चैन सदा मंगल रहता है। इसके बाद नवदुर्गा, नवदुर्गा में अगर हम देखें तो चैत्र और कुंवार में 9 दिन तक कोल पुरुष स्त्रियां व्रत उपवास रखते हैं, माता के नाम से माता की बाड़ी जवारी लगाते हैं, समय नियम से रहते हैं और बरुआ को 9 दिन तक अलग अलग देवी देवताओं के भाव आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कोल जनजाति में जादू टोना से संबंधित चीज़ों के बारे में। तो कोल तंत्र मंत्र झाड़ू फूंक में अधिक विश्वास करते हैं। भुइयार, पंडा, गुनिया और ओझा तंत्र मंत्र झाड़ू फूंक के जानकार व क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। दिवाली के बाद गुरु अपने शिष्यों को मंत्र चौपाइयाँ याद करने के लिए देता है। जो शिष्य मंत्र दीक्षा में खरा उतरता है या योग्य होता है उसे पाठ चेला कहते हैं। इसमें कई प्रकार के जो मंत्र जो हैं वो क्या हैं, प्रचलित हैं, जैसे विषनाशक मंत्र, सर्प से रक्षा हेतु मंत्र, टूना टोटका का दोष हटाने के लिए मंत्र। इसके बाद नृत्य या ज्ञान के बारे में अगर हम बात करें तो कोल दहका या कोल दहकी, यह कोलों का पारंपरिक नृत्य और सर्वप्रिय नृत्य है। कोल दहका का अर्थ है कोलों का दहकना, यानी अति उत्साह, उमंग और आनंद के साथ कुशल हस्तपद संचलन और अपनी आदिम ऊर्जा के साथ नृत्य करना। सगाई, विवाह, छठी आदि उत्सव कोल दहका, केहरा, दोतलिया और नारदी नृत्य के विशिष्ट अवसर होते हैं। तो ध्यान रखना है, कोल दहका, केहरा, दोतलिया और नारदी नृत्य जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, कोल जनजाति से। इसे कोल्हाई नाच भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोल्हाई नाच। अब हम बात करते हैं केहरा नृत्य के बारे में। इसका प्रचलन बघेलखंड क्षेत्र में है। कोलों के अलावा बारी जाति में भी यह विशेष लोकप्रिय है। कोलों में प्रचलित केहरा नृत्य की हस्तपद की मुद्राएं कोल दहका नृत्य की मुद्राओं से साम्यता लिए थोड़ी भिन्न होती है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों अलग अलग शैली में नाचते हैं। केहरा नृत्य को केहरा नृत्य का जो मुख्य ताल है वो क्या है, कहरवा है। कहरवा या कहरवा ताल के कारण ही इस नृत्य का नाम क्या पड़ा, केहरा पड़ा है। इसके बाद गीत में अगर हम देखें तो कौन कौन से गीत हैं, सोहर, हिंदली, कजली, टप्पा, मांगर माटी, तेल चढ़ावा मंडवा, जनवासा, लावा परोसना, पापच्छनी, गारी, सोहाग, सजनई, दोहरी, कोल्हाई दादर, दादर, ठाड़ी, दुईतरिया, केहरा, दैवीय गीत, भगत गीत, लोरी गीत और फाग गीत, ये कोल जनजाति से संबंधित क्या हैं, गीत हैं। कोल जनजातियों के आर्थिक जीवन के बारे में अगर हम देखें तो कोल मुख्य रूप से खेती पर निर्भर रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले कोल वन विभाग में कार्य करते हैं और वनोपज, गोंद, चिरौंजी, महुआ और जलाऊ लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। कोल जनजाति की अर्थव्यवस्था कोयलों की खान पर क्या है, निर्भर करती है। इसके बाद कोल जनजाति की भाषा या बोली के बारे में देखें तो मुंडा या कोल भाषाएं जो हैं ये अधिक प्राचीन मानी जाती हैं। कोल पहले मुंडा भाषाओं का व्यवहार करते थे, लेकिन क्षेत्रीय बोली भाषा के प्रभाव से ये मुंडा भाषा को भूल गए हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कोल क्षेत्रीय बोली बघेली बोलते हैं। इनमें सतना के कोल बुंदेली मिश्रित बघेली, सीधी के भोजपुरी मिश्रित बघेली और रीवा के मूल बघेली, शहडोल, मंडला और राजगढ़ के कोल छत्तीसगढ़ मिश्रित बघेली बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, सतना के जो है वो बुंदेली मिश्रित बघेली बोलते हैं, सीधी के भोजपुरी मिश्रित बघेली, रीवा के मूल बघेली, शहडोल, मंडला और राजगढ़ के कोल जो हैं वो छत्तीसगढ़ मिश्रित बघेली बोलते हैं। इसके बाद इनके साहित्यिक कोल की जनजाति के साहित्य या वाचिक परंपराओं के बारे में देखें तो कोलों की वाचिक परंपरा में पहेली, कहावत, कथाओं और उनके विविध अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का अनुपम भंडार है, जो उनके आदिम जनजीवन और संस्कृति के क्या हैं, वाहक है। परंपरा अनुसार सोहर गीत, विवाह गीत, नृत्य गीत, दादर, भगत, फाग, हिंदली, कजली, टप्पा और दैवीय गीत उनकी वाचिक परंपरा में आज भी जस के तस हैं। पहेलियों के बारे में अगर हम देखें तो कोलों की वाचिक परंपरा में पहेलियों का भंडार है। पहेलियों को किहनी या किहानी कहते हैं। किहनी का ताना बाना इतना जटिल होता है कि उन्हें बूझने के लिए काफ़ी मानसिक श्रम करना होता है। एक दोहे में किहनी के महत्व का वर्णन है, किहनी कहे बिटहनी, कहनी का नेरुआ टेढ़, इस तरह से लिखा हुआ है। इसके बाद कहावतों में अगर हम देखें तो कोल जनजाति की वाचिक परंपरा में कई कहावतें प्रचलित है। कहावतों का उखान या कहनूत कहा जाता है। कहावत का शाब्दिक अर्थ होता है कही हुई बात।
इसके बाद हम अगर बात करें तो राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण गठन कब हुआ? तो इस अभिकरण का गठन 6 जून 2011 को किया गया। राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण का गठन कब किया गया? 6 जून 2011 को। उद्देश्य क्या है? कोल जनजाति के विकास के लिए पृथक आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास करना। अभिकरण के कार्यों का जिला स्तर पर संचालन है तो कोल बाहुल्य जिलों में जिला कार्यालय में कोल जनजाति विकास प्रकोष्ठ का क्या किया गया है? गठन किया गया है। तो बस इतना याद रखना है कि अभिकरण का गठन 6 जून 2011 को। उद्देश्य क्या है? कोल जनजाति के विकास के लिए पृथक आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास करना। अभिकरण के कार्यों का जिला स्तर पर संचालन है तो कोल बाहुल्य जिलों में जिला कार्यालय में कोल जनजाति विकास प्रकोष्ठ का क्या किया गया है? गठन किया गया है। अब हम कोल जनजाति से रिलेटेड जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस लगाते हैं। तो सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण का गठन कब किया गया? जस्ट अभी पढ़ा है हमने, 6 जून 2011 को राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण का क्या किया गया? गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने पूर्वजों की स्मृति में घमसान देव की क्या करती है? पूजा करती है। तो घमसान देव की पूजा कौन सी जनजाति करती है? कोल जनजाति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोल जनजाति सर्वप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में तो हम सबको पता है कि कोल दहका नृत्य जो है वो कोल जनजाति का सर्वप्रिय लोक नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी नहीं है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो बैगा, सहरिया और यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी नहीं है? तो बैगा, सहरिया और भारिया जो है वो क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति है। कोल जनजाति जो है वो विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? तो यह मुंडा समूह की अत्यंत प्राचीन जनजाति है, बिल्कुल ठीक है। और यह ऑस्ट्रिक परिवार की क्या है? जनजाति है। तो इसमें दोनों ही कथन जो हैं वो क्या है? सत्य हैं। तो इस तरीके से दोनों ही कथन क्या है? सत्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कोल जनजाति किस जिले में मूल निवास मानते हैं? तो किस जिले को अपना मूल निवास मानते हैं? रीवा जिले को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपना मूल निवास फरेंदा गांव को मानते हैं? तो कौन सी जनजाति? कोल जनजाति जो है वो अपना क्या मानती है? अपना निवास स्थान रीवा शहर में फरेंदा गांव को मानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो क्या है? सत्य है। 4 कथन है। मिर्जापुर की कोल जनजाति अपना मूल निवास बरीद राजा क्षेत्र के कुराली गाँव को मानते हैं, बिल्कुल ठीक है। सिंह बोंगा व ओटे बोरम की कथा कोल से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। पौराणिक आख्यानों में कोल जाति की उत्पत्ति असग के पुत्र वेन से हुई है। तो ये तीनों ही कथन हमने किससे रिलेटेड पढ़ा है? कोल जनजाति से। तो सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को सबरी की संतान मानती है? तो सबरी की संतान कौन मानती है? कोल जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को क्या कीजिए? सुमेलित कीजिए। तो रामायण में कोल जो थे वो कौन थे? महाभारत में कोल और माड़ा के कोल कौन थे? तो रामायण के कोल कौन थे? कोल किरात को क्या कहा जाता है? रामायण के कोल कहा जाता है। तो रामायण के कोल कौन थे? कोल किरात थे। और महाभारत के कोल कौन थे? तो कोल दैत्य थे। और माड़ा के कोल कौन थे? राजा मणिनिहा थे। तो A1 का 3 ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। रामायण के कोल कोल किरात थे, महाभारत के कोल कोल दैत्य थे और माड़ा के कोल कौन थे? राजा मणिनिहा थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में कोल दैत्य का वर्णन है? अभी जस्ट हमने पढ़ा है। और अगर बात करें ग्रंथ में कोल दैत्य का वर्णन किया गया है तो कोल दैत्य का वर्णन कहाँ किया गया है? गार्गी संहिता में किया गया है। कहाँ किया गया है? गार्गी संहिता में। इसके बाद हर होर किस जनजाति के उपनाम है? तो ये कौन सी जनजाति के नाम है? कोल जनजाति के। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कोल जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कोल जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो 7.6% है। नेक्स्ट, रौतले किस जनजाति की उपजाति है? तो रौतले जो है ये कोल जनजाति की उपजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल जनजाति की उपजातियां तो रौतिया, दशोरा, रौतिया और रेवरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर अगर हमने रौतिया पढ़ा है, रेवरिया पढ़ा है, रौतिया पढ़ा है, दशोरा, ये सभी जो है ये कोल जनजाति की क्या है? उपजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को हमको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो यहाँ पर कौन किस जिले से संबंधित है? कौन सी कोल जनजाति की उपजाति जो है वो किस जिले से संबंधित है? उस तरीके से हमें क्या करना है? मिलान करना है।
तो अगर हम देखें तो सतना का क्या हो जाएगा, कथरिया हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। शहडोल का क्या हो जाएगा, तो नरछिया हो जाएगा। सीधी का क्या हो जाएगा, तो ये रैतुआ हो जाएगा। और जबलपुर का क्या हो जाएगा, ठकुरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, सतना का कथरिया, शहडोल का नरछिया, सीधी का रैतुआ और जबलपुर का ठकुरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर जो है ये क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित करना है हमें यहाँ पर। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जिले दिए गए हैं और उनसे जुड़ी उपजातियाँ दी हुई हैं। तो यहाँ पे कठौतिया का क्या होगा, तो कठौतिया का क्या होगा, सतना होगा। कठौतिया का क्या होगा, सतना। चेतहा का क्या होगा, तो चेतहा का शहडोल होगा। खैरिया का क्या होगा, खैरिया का सीधी होगा। और कगवारिया का क्या होगा, तो कगवारिया का जबलपुर होगा। तो इस तरीके से हमने देखा 18 का ए ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़गैया जनजाति किस क्षेत्र में मिलती है। बड़गैया जो जनजाति है वो कौन से क्षेत्र में मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये क्या होगा, मंडला होगा। बड़गैया जनजाति हमें कहाँ देखने को मिलती है, मंडला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को हमको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो जिस तरीके से हमने देखा था, तो यहाँ पे कथरिया का मतलब क्या होता है, कथरिया का मतलब होता है कथरी बिछाने का वस्त्र। मुंडिया का मतलब क्या होता है, तो मुंडिया का मतलब क्या होता है, एक प्रकार की क्या है ये, तो सर पर पहनने वाला क्या है, वस्त्र है। तो सिर या टोटम भूरा कच्छू। और इसके बाद करपाटिया क्या है, तो करपाटिया जो है ये एक प्रकार की घास है। और कपाट क्या है, तो कपाट किसको कहते हैं, किवाड़ को कहते हैं। तो हमने क्या देखा, कथारिया जो है वो कथरी बिछाने का वस्त्र, मुड़िया सिर या टोटम भूरा कक्ष है, और करपाटिया एक प्रकार की घास, कपाट जो है वो क्या है, किवाड़ है। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से हमें असत्य कथन को खोजना है। तो असत्य कथन में अगर हम देखें तो कोल जनजाति में पुरुषों की प्रधानता है, बिल्कुल ठीक है। कोल जनजाति में केवल एकल परिवार होते हैं, गलत है। क्यों, एकल के साथ संयुक्त परिवार दोनों ही देखने को मिलते हैं। कोल अपनी जातीय पंचायत और सदस्यों के प्रति पूर्ण आस्था व सम्मान रखते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें गलत कौन है, तो केवल 2 जो है इसमें क्या है, बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के मुखिया को गोटिया कहते हैं। तो कौन से जनजाति के मुखिया को, कोल जनजाति के मुखिया को। कोल जनजाति के मुखिया के संबंध में सत्य कथन क्या है, तो यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन है, यह गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसे चौधरी या महतो कहते हैं, ठीक है। मुखिया की आज्ञा के बिना ना कोई पूजन हो सकता है और ना कोई त्यौहार मनाया जा सकता है। तो इसमें जो है तीनों ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलों का धार्मिक नेता है। तो कोलों का धार्मिक नेता कौन है, बरुआ और भुइहार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शी ऑप्शन। इसके बाद किसी भी आपदा के समय कोल जनजाति के सदस्य सलाह मशवरा किससे करते हैं, तो किससे करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बरुआ से। इसके बाद कोल जनजाति में झाड़ फूक और जड़ी बूटियों से रोगों का इलाज करने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है, भुइहार कहलाता है। क्या कहलाता है, भुइहार कहलाता है। इसके बाद भुइहार के संबंध में सत्य कथन अगर हम देखें तो क्या होगा, कोलों के धार्मिक नेता बरुआ के बाद महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो कोलों का धार्मिक नेता बरुआ के बाद भुइहार का महत्वपूर्ण स्थान है, बिल्कुल ठीक है। इसका अन्य नाम ओझा, पंडा या देवार है, बिल्कुल ठीक है। पूजा पाठ अनुष्ठान के विधियों में पारंगत होता है। तो इसमें तीनों ही कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल जनजाति के शादी समारोह में न्योता देने का कार्य कौन करता है। तो शादी समारोह में न्योता देने का कार्य कौन करता है, न्योतिहा करता है। कौन करता है, न्योतिहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है। तो कोल जनजाति के पंचायत को गोहिया कहते हैं। कोल पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, कोल पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता है। कोल समुदाय से संबंधित कोदई भाजी क्या है, तो कोदई भाजी जो है ये क्या है, एक प्रकार का दंड है। इसके बाद कोल के जातीय पंचायत के संबंध में सत्य कथन हमें बताना है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो यह गोहिया कहलाती है, बिल्कुल ठीक है। दंडित व्यक्ति को पूरे गाँव व पंचों को भोज देना होता है, बिल्कुल ठीक है। दंड को कोल कोदई भाजी कहते हैं। ये तीनों ही कथन अपने आप में क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो कोलिन टोला किसको कहते हैं, कोलिन टोला जो है ये किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा
कोल जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है? कोलिन टोला कहा जाता है। कोल्हान किसे कहा जाता है? तो कोलों की घनी आबादी को कोल्हान कहा जाता है। मड़िया किसे कहा जाता है? तो मड़िया जो है ये घास फूस से बने मकान को कहा जाता है। और मदाइन किसे कहा जाता है? महुआ की मदिरा को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव पीड़ा कम करने के लिए कोल कौन से पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो आसव व मदाइन का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलों से संबंधित संस्कारों पर चर्चा कीजिए। शिशु जन्म के 12वें दिन सत्यनारायण की कथा होती है, बिल्कुल ठीक है। शिशु के 3 वर्ष पश्चात रामनवमी या बसंत पंचमी पर मुंडन होता है, बिल्कुल ठीक है। शिशु की बुआ कच्चे आटे की लोई में बालों को इकट्ठा करती है। तो इसमें तीनों ही कथन क्या है? बिल्कुल सही है। इसके बाद गोंड धोवा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो कोल जनजाति में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मागर माटी, इस दिन से विवाह की शुरुआत होती है। सुवासा, मिट्टी खोदकर टोकरी डालना। मगरोहन चौतरा, शादी स्थल। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर मगरोहन चौतरा जो है, ये जो तीसरा ऑप्शन है ये जो है ये सही नहीं है। तो केवल सी ऑप्शन जो है वो क्या है? सही नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो कोल जनजाति किस विवाह को सर्वश्रेष्ठ मानती है? तो कोल जनजाति जो है वो कौन से विवाह को सर्वश्रेष्ठ मानती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मगनी विवाह को ये क्या मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरोहन क्या है? तो हमने बार बार देखा था कि मगरोहन जो है एक तरह का क्या है? विवाह स्तंभ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन से कथन सत्य है ये बताना है। तो कोल महिलाएं गुदना प्रिय हैं, बिल्कुल ठीक है। ठोड़ी, बाँह, हाथ, पैर पर कोल महिलाएं गुदना अवश्य लिखवाती है, बिल्कुल ठीक है। गुदना आदिम जीवन के प्रतीक चिन्ह है। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या हैं? बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद किस पर्व पर कोल जनजाति के लोग हल नहीं चलाते हैं? तो कब हल नहीं चलाते? नाग पंचमी के अवसर पर वो क्या करते हैं? हल नहीं चलाते। हमने पढ़ा था तो कि नाग पंचमी के अवसर पर वो नाग को दूध पिलाकर उसकी पूजा करते हैं और उस दिन हल नहीं चलाते। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस पर्व पर बरुआ को दैवीय भाव आता है? तो किस पर्व पर आता है? तो नव दुर्गा के समय पर बरुआ को दैवीय भाव आता है। होली पूर्णिमा के दिन होली में आग कौन लगाता है? तो होली में कौन आग लगाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भुइयार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परगट देवता किस जनजाति से संबंधित है? तो परगट देवता जो है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है? कोल जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोलों के ग्राम देवता हैं? तो कोलों के ग्राम देवता कौन है? ठाकुर देव। ठाकुर देव जो है वो क्या है? कोलों के ग्राम देवता हैं। नेक्स्ट, कोल जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो रीवा और शहडोल में क्या करती है? निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कोयले की खदानों में कार्य करती है? तो कोल जनजाति जो है वो कोयले की खदानों में काम करती है। अगला क्वेश्चन है, कोल दहका या कोल दहकी किस जनजाति से संबंधित नृत्य है? तो ये कोल जनजाति से संबंधित नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोतलिया नृत्य और नारदी नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो कौन सी जनजाति में? कोल जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठाकुर देव, बड़का देव, अहीर बाबा, सन्यासी देव किस जनजाति से संबंधित देव हैं? तो ये कोल जनजाति से संबंधित देव है। नेक्स्ट, कोल जनजाति में बरुआ का संबंध किससे है? तो बरुआ का संबंध जो है ये किससे है? बरुआ जो होता है वो कौन होता है? धार्मिक नेता होता है। कौन होता है? धार्मिक नेता होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल जनजाति में सजनई क्या होता है? तो कोल जनजाति में जो सजनई है वो क्या है? एक प्रकार का क्या है? गीत है। क्या है? गीत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जनजाति और जिला का निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कोल जो है वो सीधी सिंगरौली में रहते हैं। दूसरा, सहरिया, शिवपुरी, ग्वालियर, भील, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, भारिया, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला। तो ये सारे ही ऑप्शन, तीनों ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। कोल में यहाँ सीधी के साथ क्या होना चाहिए था? रीवा होना चाहिए था। तो ये जो ए ऑप्शन है वो मेल नहीं खा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो सही कथन को हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो गोटिया या महतो कौन होता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें गोटिया या महतो जो है वो कौन होता है? तो कोल जनजाति में अगर हम यहाँ देखें तो कोल जनजाति का मुखिया होता है। गोटिया या महतो जो है ये कोल जनजाति का मुखिया होता है। कोलिन टोला क्या होता है? तो टोला बनाकर रहना क्या कहा जाता है? कोलिन टोला। गोदनहार क्या होता है? गुदना लिखने का कार्य होता है। और बरुआ क्या होता है? कोलों का धार्मिक नेता। तो इसमें एक सही ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सही उत्तर होगा ए ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरतालिका तीज के दिन हिंदुली कजली किस जनजाति में पाई जाती है? तो कोल जनजाति में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल दह का प्रसिद्ध लोक नृत्य किस राज्य की जनजाति से संबंधित है? मध्य प्रदेश की कोल जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल जनजाति के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कोल जनजाति का मूल निवास रीवा के बर्दी राजा क्षेत्र को माना जाता है, बिल्कुल ठीक है। कोल मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है जिसकी लगभग 22 उपशाखाएं हैं। तो ये दोनों ही कथन क्या हैं? बिल्कुल सही है। तो इसका कौन सा सी ऑप्शन जो होगा वो क्या है? करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मगनी विवाह का प्रचलन किस जनजाति में प्रचलित है? तो कौन सी जनजाति में? कोल जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहर, सोहाग, सजनई और मागर माटी मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? तो कोल जनजाति द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरहौ शिशु जन्म के पश्चात शुद्धिकरण का दिन किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये कौन सी जनजाति में? कोल जनजाति में प्रचलित है। नवाखानी यानी नए अनाज आने पर मनाया जाने वाला पर्व किस जनजाति से प्रचलित है? तो कौन सी जनजाति से? कोल जनजाति से प्रचलित है। तो इस तरीके से हमने फ्रेंड्स कोल जनजाति को पूरी तरीके से कंप्लीट किया। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।